गुड आफ्टरनून बच्चों। कैसे हो? बढ़िया। मैं भी बढ़िया। एक लेक्चर अपना रिवीजन का हो गया था जिसमें हमने हाउस प्रॉपर्टी डिस्कस करी थी पूरी पूरी कि हाउस प्रॉपर्टी में कैसे इनकम टैक्सेबल होती है, कैसे नहीं होती है। आज हम डिस्कस करेंगे हमारा इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। दूसरी बात, सबसे ज्यादा जो अमेंडमेंट्स हैं वो इसी चैप्टर में आए हैं और एग्जाम में मेरे हिसाब से 10 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। ठीक है। ये चैप्टर आपको बहुत ही शानदार तरीके से होना चाहिए। अच्छी बात है सर। मैं आपको कोशिश करूंगा आज एक लेक्चर में या फिर मैक्सिमम 2 लेक्चर में कैपिटल गेन पूरा खत्म करने का। ठीक है जी। स्टार्ट करते हैं शांति से, आओ। हम्म। सर कैपिटल गेन टैक्सेबिलिटी आती है सेक्शन अंडर सेक्शन 45 से लेकर 55 तक के सेक्शंस आपके इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन में कवर होते हैं। सर कौन सी इनकम टैक्सेबल होती है? मेरे भाई सुनो, आप कोई भी इन्वेस्टमेंट बेचो, या मैं देसी लैंग्वेज में बोलूं, अदर देन स्टॉक बेचो। अब स्टॉक के अलावा कुछ भी बेचो, जिस चीज का आपका धंधा नहीं है वो जो आप बेचोगे उस पर जो भी कैपिटल गेन होगा, उस पर जो भी प्रॉफिट होगा, वो सेक्शन 45 में टैक्सेबल होगा। सर किस में टैक्सेबल होगा? 45 में टैक्सेबल होगा। ठीक है सर, एकदम ठीक है। अब केवल इतना बोलने से काम नहीं चलेगा कि टैक्सेबिलिटी भी अलग अलग तरीके की होती है। वो सब चीजें मुझे यहाँ डिस्कस आपसे करनी पड़ेगी। हम्म। सर कैपिटल गेन क्या होता है? आओ एक एक पॉइंट पढ़ते हैं, एक एक टॉपिक डिस्कस करते हैं आपसे। अच्छा, ये जो नोट्स मेरे हैं ये वही है जो मैं क्लास में लिखाया करता हूँ मेरे बच्चों को। ये नोट्स अगर आपको चाहिए तो सेम के सेम नोट्स आपको टेलीग्राम वाले ग्रुप में मिल जाएंगे। टेलीग्राम का डिस्क्रिप्शन आपको नीचे मिल जाएगा। ठीक है जी। चलो, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में लिखाया हुआ है। कैपिटल गेन क्या होता है? जो भी आप कैपिटल असेट्स बेचोगे उस पर जो भी गेन होगा उसे हम क्या बोलते हैं? कैपिटल गेन बोलते हैं। ठीक है। और जो कैपिटल गेन है, सारे कैपिटल गेन पे टैक्स नहीं लगता। आप कुछ भी बेचोगे, माना जो भी बेचोगे उस पर जो भी कमाओगे उसको कैपिटल गेन बोलेंगे। लेकिन क्या हर कैपिटल गेन टैक्सेबल होता है क्या? तो आंसर आएगा नहीं सर, हर कैपिटल गेन टैक्सेबल नहीं होता। समझाओ सर क्या बोलना चाहते हो? जैसे मैंने एग्रीकल्चर, रूरल एग्रीकल्चर लैंड बेची, रूरल एग्रीकल्चर लैंड बेची, तो रूरल एग्रीकल्चर लैंड जो है वो बेची तो उसमें कैपिटल गेन हो गया। लेकिन सभी कैपिटल गेन पर टैक्सेबिलिटी नहीं आएगी। किस पर टैक्सेबिलिटी आएगी? तो उसके लिए क्या लिखा गया है देखो, कैपिटल असेट्स होनी चाहिए, अच्छी बात है। वो असेट क्या होनी चाहिए? बिकनी चाहिए, ट्रांसफर होनी चाहिए। और तीसरा, ट्रांसफर कब होनी चाहिए? आपके इसी साल में होनी चाहिए। जो इस साल में ट्रांसफर होगी उसको प्रीवियस ईयर 24-25 में टैक्सेबल करेंगे। जो इस साल में नहीं बेचोगे, किसी और साल में बेचोगे तो उसको उस साल में टैक्सेबल करेंगे। और कैपिटल गेन शुड नॉट बी एग्जम्प्ट। जैसे रूरल एग्रीकल्चर लैंड है, तो रूरल एग्रीकल्चर लैंड पे हमारा टैक्स नहीं लगता। कैपिटल असेट्स है, ट्रांसफर भी कही इसी साल करी, लेकिन वो क्या होती है? एग्जम्प्ट होती है, जिसपे हम कैपिटल गेन नहीं क्रिएट करेंगे। अब कैपिटल एसेट्स क्या होती है वो समझे। तो इसमें बड़ा प्यारा लिख रखा है सेक्शन 2 सबसेक्शन 14 में, सभी एसेट्स को कैपिटल एसेट्स बोला गया है। सभी एसेट्स को कैपिटल एसेट्स बोला गया है, टॉपिक नंबर डी को छोड़कर। कैपिटल एसेट्स में क्या क्या आएगा? डेप्रिशिएबल, नॉन डेप्रिशिएबल, मूवेबल, नॉन मूवेबल, टेंजिबल, इंटेंजिबल, ये सब किस में आती है? कैपिटल एसेट्स में आती है। तो किस किस को हम कैपिटल एसेट्स में कंसिडर नहीं करते, मतलब जिसको हम बेचेंगे तो वो सेक्शन 45 में टैक्सेबल नहीं होगी। सर कौन कौन से है? सर पहला तो हमें पता है स्टॉक इन ट्रेड। मेरे भाई स्टॉक इन ट्रेड, आप स्टॉक बेचोगे तो उस पर जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा वो सेक्शन 28 में जाएगा। कहाँ जाएगा? 28 में जाएगा, 48 में, 45 में नहीं जाएगा। दूसरा रूरल, रूरल एग्रीकल्चर लैंड, रूरल एग्रीकल्चर लैंड एग्जाम होती है 10 एक के अंदर। ठीक है। लेकिन देखो, अच्छा मेरी बात सुनो, कुछ चीजें, एग्रीकल्चर इनकम हुई,
एग्रीकल्चर इनकम का मतलब है आपने अनाज उगाया, ग्रेन्स उगाए, वेजिटेबल्स उगाई, फ्रूट्स उगाए, ये सब एग्रीकल्चर इनकम में आती है। ये आप चाहे अपने विलेज में, गांव में उगाओ या शहर में उगाओ, ये एग्जम्प्ट है। एग्रीकल्चर इनकम आप कहीं भी करो, एग्रीकल्चर इनकम कहीं भी करो, रूरल या अर्बन, एग्जम्प्ट है इंडिया के अंदर। लेकिन यहां पर आप इनकम नहीं कर रहे, यहां तो आप जमीन ही बेच रहे हो। क्या बेच रहे हो? जमीन बेच रहे हो, तो जमीन बेचेंगे तो प्रोविजन दूसरे लगेंगे। रूरल एग्रीकल्चर इनकम, रूरल एग्रीकल्चर इनकम, इंडियन एग्रीकल्चर इनकम एग्जम्प्ट है। आप एग्रीकल्चर प्रोडक्ट पाकिस्तान में जाके उगाओगे तो टैक्सेबल है, इंडिया के बाहर टैक्सेबल है, ठीक है। लेकिन हम बात किसकी कर रहे हैं? जमीन की। तो सर अर्बन एग्रीकल्चर इन टैक्सेबल होती है। अर्बन, आपके शहर में कोई जमीन पड़ी है वो बेची तो टैक्सेबल है, गांव में बेची तो एग्जम्प्ट है। गांव भी कहाँ होना चाहिए? अपने प्यारे इंडिया में होना चाहिए, ठीक है। तीसरा, स्पेसिफाइड गोल्ड बॉन्ड एग्जम्प्ट होते हैं। हाँ, अब ये बात समझो, मूवेबल प्रॉपर्टी, मूवेबल प्रॉपर्टी बेचोगे तो टैक्स लगेगा, लेकिन अगर मूवेबल प्रॉपर्टी आपके पर्सनल यूज में काम में आ रही है, उस उस एसेट्स को अगर आप बेचोगे तो उस पर टैक्स नहीं लगेगा। सर ऐसी कौन सी एसेट्स हो गई जो पर्सनल एसेट्स में काम आती है? कार, गाड़ी जो आप रोज काम में लेते हो, आराम से, कार जो आप रोज काम में लेते हो, एसी जो घर पे लगी हुई है, अगर वो बेचोगे ना तो टैक्स नहीं लगेगा, उसको कैपिटल एसेट्स नहीं बोला गया है। Movable asset in personal effect of assessee or his family member will not be कैपिटल एसेट, उसे कैपिटल एसेट्स नहीं बोला गया, जैसे कि पर्सनल कार, फोन एक्सेट्रा। लेकिन पर्सनल एसेट्स में भी कुछ एसेट्स ऐसे जो आप रोज काम में लेते हो, लेकिन उसको कैपिटल एसेट बोला गया है, जैसे ज्वेलरी हो गई। ज्वेलरी आप रोज काम में लेते हो ना। लेकिन इन्होंने क्या बोला, भाई ज्वेलरी पे तो हम टैक्स लेंगे चाहे कुछ भी आप कर लो। ज्वेलरी हो गई आपकी, पेंटिंग हो गई, वर्क ऑफ आर्ट हो गया, स्कल्पचर्स हो गए, फोटोग्राफी हो गई, ड्राइंग्स हो गई, बुलियंस हो गए। ये सब चीजें ऐसी हैं जो पर्सनल, अभी आपके घर पर पेंटिंग लगी हुई है, वो पेंटिंग आपने 1 करोड़ की खरीदी, अब उसको आपने 2.5 करोड़ में बेचा, तो 2.5 करोड़ में बेचा तो 1.5 करोड़ का प्रॉफिट हुआ ना। एक प्रकार से आपके घर को की रौनक है वो असेट्स, लेकिन वो पर्सनल पर्पस के लिए काम में आ रही है, तो कायदे से तो पर्सनल असेट्स आपकी कैपिटल असेट्स नहीं होती है। लेकिन ये एक्सेप्शंस है, ये आपकी कैपिटल असेट्स होंगी चाहे पर्सनल पर्पस के लिए काम में आए। एग्रीकल्चर लैंड सिचुएटेड आउटसाइड इंडिया, आउटसाइड इंडिया विल ऑलवेज बी कैपिटल एसेट्स, इंडिया के बाहर वाले एसेट्स को कैपिटल एसेट्स बोलेंगे, ठीक है। अर्बन एग्रीकल्चर लैंड इज ऑलवेज बी कैपिटल एसेट, ठीक है। मूवेबल असेट्स व्हिच आर नॉट इन पर्सनल इफेक्ट्स आर ऑलवेज कवर इन कैपिटल एसेट्स, जैसे शेयर्स, डिबेंचर्स। भाई हम ज्वेलरी पहनते हैं, कोई देखा शेयर्स पहन रखे हैं, देखो कितना प्यारा डिबेंचर है मेरा, नहीं होता है, ठीक है। तो इनको मेरे से क्या बोला गया है? कैपिटल एसेट्स बोला गया है। इमूवेबल प्रॉपर्टी को कैपिटल एसेट्स बोलते हैं। आ जाओ, अब सुनो, कोई भी एसेट्स बेचो आप, कैसी भी एसेट्स बेचो, अगर आप कोई कैपिटल एसेट्स बेचोगे या ट्रांसफर करोगे तो उस पर कैपिटल गेन क्रिएट होगा, ठीक है। लेकिन कब होगा? जब उसको आप सेल आउट करोगे या ट्रांसफर करोगे। कब करोगे? या तो ट्रांसफर करोगे या फिर सेल आउट करोगे, ठीक है जी। चलो, थोड़ा सा समझना पड़ेगा। मैंने एक साथ 22 को कैपिटल एसेट्स क्या करी? एक्वायर करी। एक 10/24 को मैंने क्या किया? एसेट को सेल कर दिया। अच्छी बात है। सर ये ट्रांसफर हुआ, हुआ सा, ठीक है। इस पर कैपिटल गेन क्रिएट होगा? ऑब्वियसली होगा सर, एकदम सिंपल है। मैंने एक साथ 22 को कैपिटल एसेट्स एक्वायर करी, एक 10/24 को मैंने कैपिटल एसेट क्या करी? एक्सचेंज करी।
एक्सचेंज का मतलब क्या हुआ कि एक एसेट दे दी बदले में दूसरी ले ली। क्या इसको भी ट्रांसफर बोला गया है क्या? तो आंसर आएगा हाँ सर, इसको भी कैपिटल ट्रांसफर बोला गया है। इस पर भी कैपिटल गेन लगेगा, अच्छी बात है। लेकिन इस चीज के कुछ एक्सेप्शंस होते हैं। एक्सेप्शन का मतलब क्या होता है? एक्सेप्शन का मतलब होता है कि भाई कि आपके यहां से ऐसे जा तो रही है लेकिन उसमें कैपिटल गेन क्रिएट नहीं होगा। क्या बात करो, ऐसा भी हो सकता है? हो सकता है। सुनना, 1/7/22 को मैंने कैपिटल एसेट्स खरीदी। सर कैपिटल एसेट्स में क्या खरीदा जरा बताओ? मैंने गोल्ड खरीदा। मैंने क्या खरीदा? गोल्ड खरीदा। मेरे एक दोस्त की, आराम से समझना, मेरे एक दोस्त की शादी थी। मुबारक हो भाई। कब है मेरे दोस्त की शादी? वो मेरे यार की शादी है। मेरे दोस्त की क्या है? बर्बादी नहीं, शादी है। ठीक है। अब एक बात बताओ, मैंने गोल्ड की जो चेन खरीदी थी वो 5 लाख की खरीदी थी। अब इसको मैं ये गिफ्ट कर रहा हूं, तो क्या ये ट्रांसफर है? तो आंसर है हाँ सर, ट्रांसफर तो है, चली गई। लेकिन क्या मुझे इस पर टैक्स देना चाहिएगा? इस पे कैपिटल गेन होगा क्या? तो आंसर आएगा नहीं। एक बात बताओ, मैं मेरे दोस्त की शादी में गया, मैंने दोस्त की शादी में गया, मैं बोला ये ले मेरे दोस्त, मेरे जिगरी, मेरे हमदर्द बेदर्द, ये ले गोल्ड का पूरी चैन ले, तू भी क्या याद रखेगा? मेरा दोस्त मुझे बदले में क्या देगा? एक खाना, एक प्लेट खाना, 2 काजू कतली एक्स्ट्रा दे देगा, और क्या देगा? मेरे पास क्या आया बताओ आप? नहीं आया ना। तो इस पे मैं कैसे टैक्स दूं भी गोल्ड जाने का? नहीं ना। तो मैं क्या पढ़ने वाला हूँ कि हम जो बेचते हैं उसको ट्रांसफर मानते हैं, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस होते हैं जो ट्रांसफर तो होते हैं बट वो टैक्सेबल ट्रांसफर नहीं होते। क्या नहीं होते हैं? टैक्सेबल ट्रांसफर नहीं होते। आओ, ट्रांसफर विच आर नॉट टैक्सेबल ट्रांसफर। सबसे पहला है asset is transfer as a gift, will, inheritance, etc. then it is not a taxable transfer। ठीक है जी, चलो। सेकंड, टोटल और पार्शियल पार्टीशन ऑफ एचयूएफ। मतलब हुआ क्या? एचयूएफ थी, दो भाई थे, ए और बी। एचयूएफ का क्या हो गया? डिवाइडेशन हो गया। तो ये प्रॉपर्टी थी आपकी 50 लाख की, ए और बी के पास चली गई 25 लाख की और 25 लाख की। एक बात तो पहले तो एचयूएफ और ए और बी अलग अलग इंसान होते हैं, लेकिन क्या बोला गया है, अगर एचयूएफ टूटता है और उसके मेंबर्स को प्रॉपर्टी बढ़ती है तो उसको भी हम क्या बोलते हैं? टैक्स ट्रांसफर तो बोलेंगे, एचयूएफ पे चली जाएगी चीजें, लेकिन ए और बी के लिए या एचयूएफ के लिए वो टैक्सेबल ट्रांसफर नहीं होगा। तीसरा, होल्डिंग कंपनी सब्सिडरी को ट्रांसफर करती है तो उसको भी टैक्सेबल ट्रांसफर नहीं बोला जाएगा इस कंडीशन में कि सब्सिडरी कंपनी के पास कितनी होल्डिंग हो। सब्सिडरी कंपनी में कितनी होल्डिंग हो? मेरी 100% होल्डिंग हो, और होल्डिंग कंपनी क्या होनी चाहिए? इंडियन कंपनी होनी चाहिए। ठीक है जी। अब चलते हैं थोड़ा सा और शानदार। आओ, एक कंपनी है, एग्जाम्पल पुराना एग्जाम्पल लेते हैं जो मैं क्लास में लेकर आता हूँ, बहुत पुराना एग्जाम्पल है, एसपी विजय बैंक है। अपने यहाँ की बैंक है ना, इसलिए इसका एग्जाम्पल लेता हूँ मैं। स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर। ठीक है। ये अपना गोपाल है, मेरा गोपाल। गोपाल ने एसपी विजय बैंक में कितनी होल्डिंग ले रखी है? बोल भी गोपाल कितनी ले रखे हैं? 5,000 शेयर ले रखे हैं एट द रेट 200 रुपए।
ठीक है, कब लिए? 1/7/22 को। ठीक है, हुआ क्या, ये बात है 1/10/2023। SBBJ बैंक merge in SBI बैंक। हे प्रभु सुनना, एसपीबीजे बैंक किस में मिल गई? एसबीआई बैंक मिल गई, मतलब दोनों का क्या हो गया, अमालगमेशन हो गया। ये गोपाल है, गोपाल। हे गोपाल, आपके पास कौन सी कंपनी के शेयर्स हैं, जरा हमें बताओगे क्या गोपाल? गोपाल बोलता है, मेरे पास एसपीबीजे बैंक के शेयर हैं, 5,000 शेयर हैं। अब एक बात बताओ, 1/10/23 को एसपीबीजे बैंक का एग्जिस्टेंस खत्म हो गया क्या? एसबीबीजे बैंक एसबीआई में मिल गई, एसबीबीजे बैंक एसबीआई में मिल गई, तो एसबीबीजे बैंक का तो एग्जिस्टेंस ही खत्म हो गया। एसबीबीजे बैंक बची क्या? नहीं बची। एसबीबीजे बैंक खत्म, एसबीबीजे बैंक खत्म, एसबीबीजे बैंक का कोई भी रोल नहीं है। एसबीबीजे बैंक खत्म सर, एकदम खत्म। चलो, अब होगा क्या, जो गोपाल होगा, गोपाल को क्या बोला जाएगा? अरे गोपाल, मेरा प्यारा गोपाल, 1/10/2023 को तेरे पास कौन सी कंपनी के शेयर हैं? एसपीबीजे बैंक के शेयर ना, वो तो खत्म हो जाएंगे, और तेरे को बदले में हम कौन सी कंपनी के शेयर दे देंगे? एसबीआई के शेयर दे देंगे। सर क्यों? गोपाल बोला, मेरे को तो नहीं चाहिए। मत ले, तेरे एसबीआई बैंक के शेयर तो खत्म ही हो गए। तो यहां पर इसको एसबीआई कंपनी के शेयर मिल गए, कितने शेयर मिल गए? 6,000 मिल गए, 6,000 मिल गए मेरे गोपाल को, 6,000 शेयर मिल गए, जिसकी मार्केट भाव 220 रुपए। ठीक है सर, पहली बात, आराम से समझने की कोशिश करता, यहां पर एसबीबीजे बैंक की ऑल एसेट्स एंड लायबिलिटी ट्रांसफर टू एसबीआई, सारी एसेट्स एंड सारी लायबिलिटी किसको ट्रांसफर हो जाएगी भैया? एसबीआई को हो जाएगी। एसबीआई बदले में क्या देगा? पैसा, पैसा, ओ बाबू पैसा, पैसा बोल दो इसको, परचेज कंसिडरेशन बोल दो, अकाउंट्स पढ़ा होगा तो आपने। ठीक है, तो एसपीबीजे बैंक को क्या मिल गया? पैसा मिल गया। ठीक है, एसबीआई बैंक एसपीबीजे बैंक को क्या दे रही है? पैसा। एसबीआई बैंक एसपीबीजे बैंक को क्या दे रही है? पैसा। और एसपीबीजे बैंक अपनी एसेट्स एंड लायबिलिटी किसको दे रही है? एसबीआई बैंक को दे रही है। कायदे से तो एक का मतलब ये हुआ, एसपीबीजे बैंक ने अपनी एसेट्स एंड लायबिलिटी एसबीआई को बेच दी। अरे एसेट्स एंड लायबिलिटी बेच दी, बदले में पैसे ले लिए, कायदे से ही ट्रांसफर हुआ, और टैक्सेबल ट्रांसफर होना चाहिए। लेकिन क्या बोला गया है कि अमालगमेशन और डीमर्जर के तहत अगर आप दूसरी कंपनी को असेट्स एंड लायबिलिटी देते हो, तो इसको ट्रांसफर तो बोलेंगे, लेकिन टैक्सेबल ट्रांसफर नहीं बोलेंगे। मतलब इस पर कैपिटल गेन क्रिएट नहीं होगा। बात समझ में आई? ऐसे ही गोपाल के पास पहले एसबीबीजे बैंक के शेयर थे, अब उसके पास कौन सी कंपनी के शेयर आ गए? एसबीआई कंपनी के शेयर आ गए। एसबीबीजे बैंक के शेयर गए, मतलब में एसबीआई क्या है? ये गोपाल की इच्छा से आए हैं क्या? इसमें गोपाल की कोई इच्छा है क्या? गोपाल बोल रहा था एसबीबीजे बैंक एक काम कर, तू एसबीआई में मिल जा, और एसबीबीजे बैंक एसबीआई में मिल गई, ऐसा हुआ क्या? नहीं हुआ ना, ये तो अपने पास हुआ। और ये होने से गोपाल के पास मजबूरी में एसबीआई बैंक के शेयर आ गए। तो साहब क्या बोला गया है, इसको भी इन्होंने बोला कि हम टैक्सेबल ट्रांसफर नहीं बोलेंगे। बोलो बात समझ में आई क्या?
से समझ में आई। हम्म, चलो ये आगे चलते हैं। हम्म, ये लिख रखा है इफ एसएससी एक्वायर्ड शेयर ऑफ अमालगमेटेड कंपनी एसबीआई बैंक in lieu of shares in amalgamating company SBBJ Bank, then it is not a taxable transfer। गोपाल के हैंड में सेम असेट्स अगर अमालगमेटिंग कंपनी के अमालगमेटेड कंपनी को ट्रांसफर किया जाए तो इसे भी टैक्सेबल ट्रांसफर नहीं बोला जाएगा। डीमर्जर वाला सेम का सेम लिखा हुआ है। देखो कैपिटल एसेट्स लाइक पेंटिंग, वर्क ऑफ आर्ट, फोटोग्राफी एक्सेट्रा, ये सब होती है ना, फोटोग्राफी, पेंटिंग वगैरह, इसको हम अगर बेचते हैं तो टैक्सेबल करते हैं। लेकिन ये अगर हमने किसको दे दी, सेंट्रल गवर्नमेंट को दे दी, यूनिवर्सिटी को दे दी, कॉलेजेस को दे दी, तो उसको टैक्सेबल ट्रांसफर नहीं बोला जाएगा। अगर प्रेफरेंस शेयर इक्विटी शेयर में कन्वर्ट होंगे तो टैक्सेबल ट्रांसफर नहीं बोला जाएगा। डिवेंचर अगर शेयर्स में कन्वर्ट होंगे उसको टैक्सेबल ट्रांसफर नहीं बोला जाएगा। अब आते हैं काम। अब सर कैपिटल एसेट्स कौन सी होती है वो हमने पढ़ ली। कैपिटल एसेट्स को पर हम कब टैक्स कैलकुलेट करेंगे, कब हम कैपिटल गेन मानेंगे, तो वो भी हम पढ़ चुके हैं। कुछ एक्सेप्शन को छोड़ के हमेशा कैपिटल गेन होता है। कुछ एक्सेप्शन से गिफ्ट कर दिया तो कैपिटल गेन क्रिएट नहीं होगा, अमालगमेशन हुआ तो कैपिटल गेन क्रिएट नहीं होगा, डीमर्जर होगा तो कैपिटल गेन क्रिएट नहीं होगा। लेकिन कैपिटल गेन क्रिएट होगा तो टैक्सेबल कैसे? लो ये आपका हो गया अमेंडमेंट नंबर 1। क्या हो गया? अमेंडमेंट नंबर 1। क्या हुआ अमेंडमेंट नंबर 1? सुनो कहानी, प्लीज मेरे अमेंडमेंट वीडियो देख लें, प्लीज देख लें, उसमें बहुत डिटेल में बताइए ये सब चीजें। हाँ जी, देखो आपके शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट्स के लिए क्या बोला गया था पहले, कि लिस्टेड शेयर्स होंगे, लिस्टेड शेयर्स होंगे, या फिर जीरो कूपन बॉन्ड होगा, या इक्विटी ओरिएंटेड फंड होगा। इस केस में क्या होता था कि अगर मैंने 12 महीने तक होल्ड कर रखी है तो शॉर्ट टर्म होगा, अप टू 12 महीने से क्या होगा, शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट्स होगा। ये नियम 23/7 से पहले लागू था, बिफोर। तो सर अब क्या नियम हो गया, ऑन और आफ्टर 23/7/24 रूल्स चेंज हो गए। क्या चेंज हुए बताऊंगा, पहले आपको मैंने बताया था कि सब 23/7/24 को हमारे यहाँ फाइनेंस बिल आया था नंबर 2, तो उसमें कुछ चेंजेस हुए थे। तो 23/7/24 से पहले प्रोविजन और कुछ और लगेंगे, उसके बाद कुछ और लगेंगे। तो इसमें भी टाइम ड्यूरेशन 12 मंथ थी। क्या बात कर रहे, फिर चेंज का हुआ, चेंज आगे हुआ। दूसरा आपकी अनलिस्टेड शेयर एंड लैंड एंड बिल्डिंग पर पहले 24 मंथ था, अभी भी 24 मंथ है। जो अदर एसेट बची ना, उस पे पहले 36 महीने थे, और अब खाली कितने कर दिए, 24 महीने कर दिए। मतलब 23/7/24 के बाद का क्वेश्चन आए ना, तो अगर आपने 12 महीने से ऊपर होल्ड कर ली, ठीक है, लिस्टेड शेयर्स के लिए ठीक है, बाकी के लिए खाली कितने महीने, 24 महीने। अनलिस्टेड शेयर्स, लैंड बिल्डिंग, गोल्ड, ये सब चीजें अगर आप बेचोगे, 24 महीने से ऊपर होल्ड करोगे तो लॉन्ग टर्म कहलाएगी, 24 महीने से कम करोगे तो शॉर्ट टर्म कहलाएगी। चल लिस्टेड सिक्योरिटीज मान लीजिए ना। हाँ, हाँ जी। और ये लॉन्ग टर्म में शॉर्ट टर्म किस पे डिपेंड करती है, पीरियड ऑफ होल्डिंग, आपने कब से कब तक उसको होल्ड किया उस पर डिपेंड करेगा। दो तरह की कैपिटल गेन होते हैं, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स बेचोगे तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा, शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट्स बेचोगे तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा। ठीक है, अगला है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल लॉस। ये जो कुछ नोट्स हैं, सेट ऑफ का टॉपिक है, बीच में आ गया उसका दिन। आपको कैपिटल गेन या कैपिटल लॉस होगा तो क्या होगा,
कैपिटल गेन होगा, कैपिटल लॉस होगा, तो क्या होगा? सुनो, जो लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस होता है वो खाली लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से सेटअप होता है। जो शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस होता है वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से सेटअप हो सकता है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से सेटअप हो सकता है। इसका मैंने बड़ा प्यारा उदाहरण दिया था, बड़े भाई का छोटे भाई का। जो छोटा भाई होता है ना वो बदमाश होता है, और बड़े होते हैं सीधे समझदार ईमानदार। मतलब मैं बड़ा घर में, तो मुझे पता है कितने अच्छे होते हैं बड़े। जो बड़ा भाई है वो छोटे की हमेशा हेल्प करता है। मतलब शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से सेटअप हो सकता है, लेकिन जो आपका छोटा भाई होता है वो कभी बड़े भाई की हेल्प नहीं करता। मतलब लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस केवल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से सेटअप होगा, और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से सेटअप नहीं होगा। और ये दोनों जो भाई होते हैं बड़े शर्मीले होते हैं, इतने शर्मीले होते हैं मैं क्या बताऊं, ये अपने घर के बाहर नहीं निकलते। मतलब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, जो कैपिटल गेन होता है वो केवल किससे सेटअप होता है? खुद से सेटअप होता है। ये किसी भी दूसरे हेड की इनकम से सेटअप नहीं होते। लॉस बच जाता है, कितने साल तक जाते हैं? 8 साल तक जाते हैं। सब टैक्सेबिलिटी कैसे आए? आओ जी, सुनो, वही करते हैं। ये भी अमेंडमेंट है, 23/7/24 और ऑन और आफ्टर 23/7/24 आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ अंडर सेक्शन 112A। ये किस पर है भैया? लिस्टेड शेयर्स पर। इस पर जो कमाएंगे उस पर टैक्स कितना लगता था? पहले 10% लगता था, अब बढ़ा के कितना कर दिया? 12.5 कर दिया। ठीक है, ऐसे ही शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता था अंडर सेक्शन 111A। ये क्या होता था? वही लिस्टेड शेयर्स पर। ठीक है, इस पे रेट लगती थी पहले 15%। सीतारमन जी बोलती है पेट नहीं भर रहा, कितना कर दिया? 20% कर दिया। कितना कर दिया? 20% कर दिया। ठीक है सर, उसके अलावा ना आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता था अंडर सेक्शन 112। 112 का मतलब ये, अदर देन लिस्टेड शेयर। ठीक है, इसको छोड़कर जो भी होगा उस पर हम इनकम कितनी मानेंगे? तो बिफोर 23/7/24 से पहले जो होगा उस पर पहले टैक्स लगता था 20%। तो यहाँ पर टैक्स बढ़ना चाहिए क्या? नहीं भाई, यहाँ कम कर दिया सीतारमन जी ने। क्यों कर दिया अभी 1 मिनट में बताता हूँ। सीतारमन जी ऐसे थोड़ी है टैक्स कम कर देगी, सवाल ही पैदा नहीं होता। अब 12 लाख कर दिया, अच्छी बात है, कोई साल की वहां पे लागू नहीं है। सब यहाँ 10 से 12 12.5 किया, वो समझ में आया, बढ़ाया, यहाँ बढ़ाया, यहाँ कम क्यों कर दिया? एक्चुअल में पहले आपको मिलता था इंडेक्स बेनिफिट, और इंडेक्स बेनिफिट मिलता था तो उससे आपकी कॉस्ट बढ़ जाती थी। कॉस्ट बढ़ जाती तो कैपिटल गेन कम हो जाता था। तो कैपिटल गेन कम हो जाता था तो टैक्स रेट ज्यादा हो जाती थी। अब इन्होंने क्या कर दिया? विदाउट इंडेक्स बेनिफिट, इंडेक्स बेनिफिट ही खत्म कर दिया। इंडेक्स बेनिफिट ही खत्म कर दिया। लो साहब, इंडेक्स बेनिफिट खत्म कर दिया। अब इंडेक्स बेनिफिट मिलेगा ही, बात खत्म हो गई। तो इंडेक्स बेनिफिट नहीं मिला तो कॉस्ट कम हो गई, कॉस्ट कम हो गई तो टैक्स रेट इन्होंने कैप कॉस्ट कम हो गई तो कैपिटल गेन बढ़ गया। तो रेट खाली कितनी लगी? 12.5%। तो आपके देखो एग्जाम में मेरे को जो प्रश्न लगता है 99% चांस इसी के आने के हैं। बट हमें याद होना चाहिए 23/7/24 से पहले इंडेक्स बेनिफिट मिलता था, अब नहीं मिलेगा। बात खत्म, बात खत्म। ठीक है, चलो। अब सर बचा नॉर्मल एसटीसीजी। मतलब शेयर्स पे तो ये लगेगा, शेयर्स के अलावा बाकी पे नॉर्मल एसटीसीजी लगेगा। उसमें पहले भी क्या लगता है? स्लैब रेट। स्लैब मतलब 0 से 2.5 लाख तक इतना, फिर इतना, फिर इतना। और अभी भी कितना लगेगा स्लैब रेट? चलो जी, बात समझ में आई सर? आई। अब लिस्टेड जो शेयर से उसमें आपने मान लो, नीचे एग्जांपल करें, आपने शेयर बेचे 10 लाख के।
कॉस्टिंग थी आपकी 3 लाख रुपए की, तो आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो गया कितने का? कितने का होगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आपको? 7 लाख का होगा। तो 7 लाख का 10% या 12.5% नहीं लगेगा। अब सर इसमें क्या दिक्कत हो गई? 10% तो 23/7 से पहले का और बाद का ये नहीं। अब क्या बोलता है सरकार, क्या बोलती है भाई, 7 लाख में से हम आपको छोटे लोगों पर, क्या बोला है, छोटे लोगों पर हम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर टैक्स नहीं लगाना चाहेंगे। तो इसमें इन्होंने बेनिफिट दिया आपको 1 लाख रुपए का, कि 1 लाख रुपए का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एग्जाम है, बचे हुए भी टैक्स लो। लेकिन अब इसको 23/7 की ओर बढ़ा के कितना कर दिया? 1,25,000 कर दिया। ठीक है, 1,25,000 कर दिया, मतलब 1,25,000 तक टैक्स नहीं लगेगा। तो आपकी 5,75,000 की इनकम पे क्या लगेगा? टैक्स लगेगा। कितना लगेगा? 5,75,000 की इनकम पे टैक्स लगेगा। बात समझ में आई क्या सर? आई। अभी खेल बाकी है। सर 23/7 से पहले 1 लाख और फिर 23/7 के बाद 1,25 थे, 2,25 हो गए क्या? नहीं कर दो, पूरे साल में 1,25 कर दिए उन्होंने। ठीक है जी, चलो, मतलब आपकी 1,25,000 की छूट मिलती है, खाली 112 ए में मिलती है, सब में नहीं मिलती है। चलो, हम्म, ये आगे आएगा, लेकिन फिर भी मैं समझ रहा हूँ। सर इंडेक्स बेनिफिट मिलता था 23/7 से पहले, अब इंडेक्स बेनिफिट नहीं मिलेगा क्या? सब नहीं मिलेगा। सुने कैसे, क्या मतलब होता है इसका? आपने बिफोर 23/7/24, 23/7/24 से पहले असेट बेची 50 लाख, उसमें से आप क्या माइनस करोगे? कॉस्ट माइनस करोगे। आपने कब खरीदी थी? मान लो 1/4/2001 से पहले खरीदी थी। कितने की खरीदी? 10 लाख की। तो अब क्या होगा, 10 लाख को हम इंडेक्स में आज के रेट में कन्वर्ट करेंगे। उस वक्त इंडेक्सेशन मान लो डिवाइड 100 था, तो डिवाइड बाय 100 इंटू 363, ये आपको एग्जाम में मिल जाएगा इंडेक्सेशन होगा तो। ठीक है, तो 10 लाख डिवाइड बाय 100 इंटू 363 कितना आया? 36,30,000। आपका 13,70,000, ये क्या हो गया आपका? LTCG हो गया। और इसमें टैक्स कितना लगता था? 20%। ओके, लेकिन अगर आपने ऑन और आफ्टर 23/7/24 बेचा, क्या बेची? ऑन और आफ्टर 23/7/24 बेची, तो सेम क्वेश्चन में क्या होएगा? एफबीओसी 50 लाख लेस कॉस्ट, कॉस्ट कितनी होगी? माइनस होगी 10 लाख, इंडेक्सेशन नहीं मिलेगा, और आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कितना हो जाएगा? 40 लाख, और 40 लाख में टैक्स कितना पे करोगे? 12.5%। इसमें टैक्स कितना बनेगा आपका? 274,000, और इसमें बनेगा 40 लाख इंटू 12.5%, 5 लाख। हो गया ना? देखो बदमाशी कर दी ना सरकार ने, रेट कम करके भी टैक्स ज्यादा बन रहा है। समझ में आया? लेकिन अपने मौज हो गई, इंडेक्सेशन नहीं करने की वजह से क्वेश्चन इजी हो गया। क्या हो गया? क्वेश्चन इजी हो गया। ठीक है जी, चलो, अब मुद्दा क्या है? जब ये प्रोविजन आया, तो जो अपना पार्लियामेंट है, जो सभा है अपनी, कॉमन सभा, उसके अंदर जो विपक्ष था, उन्होंने बोला ये तो गलत है, ये तो लोगों के साथ नुकसान हो गया। उसके अलावा जो एनालिस्ट जो भी एक्सपर्ट्स थे, वो भी बोले कि अरे तो चीज गलत है, इससे जो लॉन्ग टर्म जो चीजें रख रखी है उनके नुकसान हो गया। तो गवर्नमेंट ने थोड़ा सा नियम चेंज कर दिया। कान खोल के सुनना, क्या किया गवर्नमेंट ने? थोड़ा सा नियम चेंज कर दिया। गवर्नमेंट ने बोला कि 23/7/24 के बाद बेचोगे या उस दिन बेचोगे, तो प्रोविजन तो यही लागू होएगा, आपका LTCG इतना ही होएगा, 40 लाख ही। LTCG कितना होएगा? 40 लाख ही होएगा। LTCG 40 लाख ही होएगा। बट
टैक्स कैलकुलेशन के लिए, खाली किसके लिए? टैक्स कैलकुलेशन के लिए। किसके लिए? टैक्स कैलकुलेशन के लिए। आप, और वो भी खाली किस पर? अपनी जमीन पर, क्योंकि जो मेन इन्वेस्टमेंट होता है लोगों को लैंड बिल्डिंग में होता है। जो लैंड एंड बिल्डिंग है, जो लैंड एंड बिल्डिंग है, उस केस में उस पर, लैंड एंड बिल्डिंग पर, लैंड एंड बिल्डिंग पर आप जब टैक्स कैलकुलेट करो तो आपके पास दोनों ऑप्शन है। आप इंडेक्स बेनिफिट ले भी सकते हो और विदाउट इंडेक्स बेनिफिट भी कैलकुलेट कर सकते हो। इंडेक्स बेनिफिट के हिसाब से कैलकुलेट करोगे तो टैक्स कितना बनेगा? 20%। और विदाउट इंडेक्सेशन बेनिफिट कितना मिलेगा? 12.5% मिलेगा। अब ये आपको समझना पड़ेगा मैं बोलना क्या चाहता हूँ। मैं बोलना ये चाहता हूं आपको कि बाकी सभी एसेट्स पर 23/7/24 के बाद सिंपल होएगा, नो इंडेक्सेशन बेनिफिट, कोई इंडेक्सेशन बेनिफिट नहीं मिलेगा। सेल माइनस कॉस्ट, सेल माइनस कॉस्ट, एलटीसीजी इंटू 12.5%, खत्म बात है। लेकिन लैंड बिल्डिंग के केस में एक्सपर्ट्स बोले कि तो गरीबों के साथ नुकसान हो जाएगा, बहुत गरीब आदमी है भाई इस इंडिया में, बहुत गरीब, उन सबको नुकसान हो जाएगा। तो क्या बोला गवर्नमेंट ने? गवर्नमेंट ने क्या बोला कि अगर लैंड बिल्डिंग है तो उसका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन वैसे ही कैलकुलेट होगा जैसे होता है, 40 लाख आएगा। लेकिन जब टैक्स कैलकुलेट करे ना तो हिसाब निकाल के देख सकता है कि उसका टैक्स कैसे बनता है। उसका टैक्स जैसे कम बने वो उसको जैसे जमा करवा सकता है। मतलब टैक्स कैलकुलेशन के लिए मैं 2,74,000 टैक्स जमा करवा सकता हूँ 23/7/24 के बाद भी, लेकिन इनकम मेरी कितनी मानी जाएगी? 40 लाख ही मानी जाएगी। बात समझ में आई सर? आई? लो जी, ये प्रोविजन खाली किस पे लागू होगा? लैंड बिल्डिंग पे लागू होगा, उसके लिए किसी पे लागू नहीं होगा। लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स, लैंड बिल्डिंग कैपिटल एसेट्स, ठीक है। ऑप्शन 1 एफबीओसी लेस कॉस्ट 12.5% या इंडेक्सेशन दे दूं विच एवर इज लोअर। ये किसके लिए? खाली टैक्स के लिए, ठीक है। इनकम इतनी मानी जाएगी, इनकम इतनी ही मानी जाएगी चाहे आप कुछ भी कर लो। सर यहां तक समझ में आना चाहिए, ठीक है जी। अब चलते हैं अगले वाले पॉइंट्स पे। पीरियड ऑफ होल्डिंग इन स्पेशल केसेस, शांति से समझने की कोशिश करना, मजा आएगा। मैंने 1/7/23, 1/7/21 को क्या खरीदा? गोल्ड खरीदा, ठीक है। कितने का खरीदा मेरे भाई? 5 लाख का खरीदा। मैंने 1/10/24 को गोल्ड क्या किया? बेच दिया। सेल वैल्यू कितनी की बेची? 7 लाख में बेचा, बेच दिया। पहली बात, मुझे 2 लाख बच गए। लेकिन जो 2 लाख बचे वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ? इन दोनों में से क्या हुआ उसके लिए मुझे आइडेंटिफाई करना पड़ेगा इसका पीरियड ऑफ होल्डिंग। क्या आइडेंटिफाई करना पड़ेगा? पीरियड ऑफ होल्डिंग, कि आपने कब से लेकर कब तक इसको होल्ड कर रखा है। तो पीरियड ऑफ होल्डिंग कब से कब तक आएगा? मैंने गोल्ड खरीदा और इसलिए गोल्ड बेच दिया, ये तो होगा। और अगर ये अप टू 24 मंथ है, 31/7/24 के बाद है, तो ये क्या हो गया? शॉर्ट टर्म हो गया। और अगर 24 मंथ से ज्यादा हो गया तो इस केस में क्या कहलाएगा? लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स कहलाएगा। इसे हम पीरियड ऑफ होल्डिंग बोलते हैं, मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है जी। कि कितने टाइम अपने उसको होल्ड किया उस पर सब डिपेंड करेगा। बट इसके कुछ एक्सेप्शंस है। वो एक्सेप्शंस क्या है वो आपको मैं डिस्कस करके बताता हूँ, शांति से सुनना। हुआ क्या, 1/7/21 को मैंने गोल्ड खरीदा जिसकी कॉस्ट आई 5 लाख।
एक 9/23 को मैंने क्या कर दिया, ये गिफ्ट टू दोस्त, ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, दोस्त को गिफ्ट किया। अब दोस्त को मैंने गिफ्ट किया, दोस्त बदले बदले में क्या देगा? बताया ना, 2 काजू कतली एक्स्ट्रा। कुछ देगा क्या? नहीं देगा। तो इस केस में दोस्त ने मुझे कुछ दिया नहीं, लेकिन मेरे यहाँ से एसेट चली गई। तो पहली बात तो भी मैंने बताया था, दोस्त को हम गिफ्ट करते हैं तो टैक्सेबल ट्रांसफर नहीं मानते, तो ये टैक्सेबल ट्रांसफर नहीं होगा। ट्रांसफर तो हो गई। इस दिन मार्केट वैल्यू थी 7 लाख रुपए। अब मैंने इस एसेट को एक्चुअल में जब बेचा ना, अच्छा मेरे दोस्त ने बेचा, तो दोस्त बेचेगा, दोस्त ने इसको बेच दिया 1/10/24 को, क्या कर दिया, सेल बाय मेरा दोस्त, निर्लज दोस्त। मैंने गिफ्ट दिया, उसने वो बेच दिया। अब ये गिफ्ट मेरे दोस्त के पास आई तो 1/7/23 को, लेकिन अब मुद्दा क्या है, मेरे दोस्त के लिए पीरियड ऑफ होल्डिंग क्या लिया जाएगा? तो मेरे दोस्त के लिए पीरियड ऑफ होल्डिंग क्या लिया जाएगा? अरे भाई, इस दिन तो आपने टैक्स दिया ही नहीं है। जिस दिन मैंने गिफ्ट मेरे दोस्त को दिया, उस दिन मेरे दोस्त ने टैक्स दिया क्या, या मैंने टैक्स दिया क्या? नहीं दिया ना, तो सरकार को टैक्स नहीं पहुंचा ना। तो इस केस में पोहा पीरियड ऑफ होल्डिंग कब से कब तक लेंगे? यहां तक लेंगे। मेरे दोस्त के लिए, सर मेरे दोस्त के तो 1/9/23 को आई, और आप 1/100/21 से लोगे? अरे हाँ मेरे नालायक भाई, क्यों? क्योंकि 1/9/23 को तो जब असेट मैंने मेरे दोस्त को दी थी, तो उस दिन सरकार को टैक्स नहीं दिया था ना। तो इस केस में मेरा पीरियड ऑफ होल्डिंग कब से कब तक लिया जाएगा? जब मैंने एसेट खरीदी थी। मेरे दोस्त के लिए पीरियड ऑफ होल्डिंग कब से माना जाएगा? जब मैंने एसेट खरीदी थी तब से लेकर मेरा दोस्त उस एसेट को बेचेगा तब तक। तो इसका पोहा, पीओएच, पीरियड ऑफ होल्डिंग कब से कब तक मानेंगे? 1/7/21 से लेकर 1/10/24 तक मानेंगे। कब तक मानेंगे? 1/10/24 तक मानेंगे। कितना होगा देख लो, 21, 22, 23, 24, 3 ईयर 3 मंथ्स। ठीक है, तो 24 महीने प्लस हो गए ना, तो ये क्या कहलाएगी? एलटीसी कहलाएगी। हालांकि टेंशन मतलब, अच्छा कितने बेची मेरे दोस्त ने? 8 लाख बेची, तो इसका कैपिटल गेन कितना निकलेगा? सेल वैल्यू कितनी हुई? 8 लाख। तो उसमें से कॉस्ट क्या माइनस करेंगे? कॉस्ट 7 लाख माइनस नहीं करेंगे, क्योंकि इस दिन तो टैक्सेबिलिटी की ही नहीं ना। अरे इस दिन तो टैक्सेबिलिटी की नहीं ना, ये तो टैक्सेबिलिटी करी नहीं इस दिन, तो मैंने टैक्सेबिलिटी नहीं करी, तो कॉस्ट क्या मानी जाएगी? जितने मैंने खरीदा था, जितने में मैंने खरीदा था। और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कितना माना जाएगा? 3 लाख। समझ में आया क्या मैंने क्या बोला? अगर आप गिफ्ट करते हो तो उसको हम टैक्सेबल ट्रांसफर नहीं मानते। तो जिसको गिफ्ट किया है उसने उसको बेच दिया, जिसको गिफ्ट किया उसने उसको बेच दिया, जिसको गिफ्ट किया उसने उसको बेच दिया, उसने उसको बेच दिया, बेच दिया, बेच दिया। तो जो बेचेगा तो उसके से उसका पीरियड ऑफ होल्डिंग कब से कब तक लेंगे? जब मैंने खरीदी थी तब से लेकर मेरा दोस्त बेचेगा तब तक। और उसकी कॉस्ट क्या मानी जाएगी? जितने मैंने खरीदी थी। बोलो, समझ में आया क्या? बोलो, आया समझ में? चलो आगे चलते हैं। ऐसा ही करते हैं मेरे गोपाल के साथ। मेरा गोपाल, मेरा प्यारा गोपाल। बात है 1/7/2021 की। गोपाल एक्वायर एसपीबीजे बैंक शेयर खरीद लिया। कितने शेयर खरीदे भाई? 5,000 शेयर खरीदे @200। 1/9/23 एसबीबीजे बैंक मर्ज विथ एसबीआई बैंक एंड
SBBJ and SBI Bank give 6,000 शेयर, ठीक है, विच मार्केट वैल्यू 620 पर शेयर, सॉरी 220 पर शेयर। अब ये देखो, गोपाल के पास एसबीबीजे बैंक के शेयर थे, वो एसबीबीजे बैंक के शेयर उसके पास 1/9/23 तक ही रहे। 1/9/23 को एसबीआई बैंक एसबीबीजे बैंक को मिल गई, तो क्या हुआ कि अब गोपाल के पास एसबीआई बैंक के शेयर तो चले गए टाटा, और कौन सी कंपनी के शेयर आ गए? एसबीआई के शेयर आ गए। तो पहली बात तो ये, इसको हम टैक्सेबल ट्रांसफर नहीं बोलेंगे, मैं ऊपर पढ़ चुका हूं। लेकिन मुद्दा क्या है? मुद्दा ये है कि यही शेयर 1/8/24 को गोपाल सोल्ड एसबीआई शेयर ही बेचेगा ना, एट द रेट 250 बेच दिए। अब क्या है, तो गोपाल ने शेयर्स बेचे एसबीआई के लिए, उसका पीरियड ऑफ होल्डिंग कितना होगा? क्योंकि पीरियड ऑफ होल्डिंग पे डिपेंड करेगा कि वो लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म है। तो बेटा इसको हमने टैक्सेबल ट्रांसफर नहीं माना ना, तो ये जहां जहां हम टैक्सेबल ट्रांसफर नहीं मानेंगे जाने को भी, तो उसके पीरियड ऑफ होल्डिंग कहां से लेंगे? पुराने वाले से, मतलब एसबीबीजे बैंक के शेयर खरीदे तब से लेकर एसबीआई के शेयर बेचे तब तक को हम क्या मानेंगे? पीरियड ऑफ होल्डिंग। और 24 महीने से प्लस है तो इसको हम क्या मान लेंगे? लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स मान लेंगे। बात समझ में आई क्या सर? एकदम समझ में आई। इसको थोड़ा और अच्छा करते हैं। यहां तक ओके है? ओके, सुनो, अब इसके लिए सेल वैल्यू कितनी मानी जाएगी? मान लो अभी 6,000 शेयर बेचेगा, पहली बात तो ये 5,000 नहीं 6,000 बेचेगा, तो 6,000 इंटू 250 में बेचा, इसमें से कॉस्ट क्या माइनस होगी? कॉस्ट क्या माइनस होगी? तो भाई कॉस्ट क्या माइनस होगी? तो इस दिन के जिस दिन कन्वर्जन हुआ उस दिन मेरी जेब से कुछ गया ही था क्या? नहीं गया ना। तो जब मैंने खरीदे थे एसपीबीजे बैंक के शेयर, वही अब एसबीआई की कॉस्ट मानी जाएगी। तो कॉस्ट कितनी मानी जाएगी इसकी? कितने में खरीदे थे? 5,000 इंटू 200, 10 लाख में खरीदा था ना, तो 10 लाख इसकी कॉस्ट मानी जाएगी। और इसका एल टी सी जी कितना हो जाएगा? 5 लाख। बोलो समझ में आई क्या गाली? बोलो भाई, आई समझ में? कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। बोलो क्लियर है क्या? बोलो भाई, कि जब हम खरीदेंगे तब से लेकर जब तक हम बेचेंगे तब तक को हम क्या मानेंगे? पीरियड ऑफ होल्डिंग मानेंगे। और जो एसबीबीजे बैंक के शेयर खरीदे थे उसको हम क्या मानेंगे? हमारी कॉस्ट मानेंगे। आओ जी आगे चलते हैं। ये पहला वाला गिफ्ट का है, मैंने आपको समझा दिया। दूसरा वाला अमाल्गमेशन का मैंने समझा दिया। ये सेम प्रोविजन डीमर्जर में लग जाएगा, सेम डिवेंचर में लग जाएगा, सब में सेम का सेम लग जाएगा। हाँ जी, अब चलते हैं बोनस में। हम्म, जैसे अकाउंट्स में वेटेड एवरेज लगता है ना, यहाँ वेटेड एवरेज नहीं लगता। यहाँ क्लियर लगता है कब खरीदा और कब बेचा। तो बोनस शेयर की कॉस्ट हमेशा कितनी मानी जाएगी? जीरो मानी जाएगी। कितनी मानी जाएगी? जीरो मानी जाएगी। हालांकि अगर बोनस शेयर हमने 1/4/2001 से पहले खरीदा है, सर 1/4/2001 बेस डेट हो गई, कि हम मानते हैं 1/4/2001 से पहले की रेट्स हमारे पास नहीं होगी, कॉस्ट हमारे पास नहीं होगी। तो 1/4/2001 से पहले खरीदा है तो उस केस में उसकी मार्केट वैल्यू ले लेंगे 1/4/2001 की, वो हम आगे पढ़ लेंगे। ऐसे हमेशा बोनस शेयर की कॉस्ट कितनी हो जाती है? जीरो होती है। राइट शेयर के लिए भी अच्छा, बोनस शेयर का पीरियड ऑफ होल्डिंग कब से कब तक मानेंगे? जिस दिन बोनस शेयर इश्यू किए हैं, जिस दिन बोनस शेयर इश्यू किए हैं उस दिन से लेकर जिस दिन बोनस शेयर बेचे हैं। बोनस शेयर के केस में ओरिजिनल शेयर से मुझे कोई मतलब नहीं होता है। ठीक है, अगला क्या है?
पीरियड ऑफ होल्डिंग इन केस ऑफ अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स में जिसने अलॉटमेंट हुआ उसने से लेकर जिसने शेयर बेचे हैं, राइट शेयर में जिसने राइट शेयर खरीदे हैं उसने से लेकर राइट शेयर बेचे हैं तब तक। लो सर, यहाँ तक आपको एकदम क्लियर होना चाहिए। बोलो भाई। आई थिंक क्लियर हो गया सबको, कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है जी, अब इतना ही करेंगे, फिर बाकी बाद में करेंगे।